हेलो गाइस, आज हम एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में हमें हमारा एमसी दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना होगा। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो चल भी नहीं पाता। वो वहां पर गिर जाता है और कहता है आखिरकार जो सारी चीजें हैं वो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रही हैं। हम देखते हैं वो और आगे बढ़ता है लेकिन फिर से गिर जाता है। वो कहता है कोई मुझे यहाँ क्यों नहीं आता। वो किसी न किसी को हेल्प के लिए चाहता था। हमें बताते हैं उसका नाम ताकेमिची यसूतो था। वो एक लो टीयर का चैलेंजर होता है। तभी हम एक वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन को देखते हैं जो उसी के सामने आ जाता है और हमें बताते हैं कि वो एक एलाइट डीमन है। तभी जो ताकेमिची था वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है आखिरकार मैं इतना ज्यादा मिजरेबल कैसे हो गया। मुझे इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। आखिरकार जो सभी लोग हैं वो मुझसे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। आखिरकार ये तुम्हें काफी ज्यादा फन लगता है और क्या तुम अभी सेटिस्फाइड हो चुकी हो। वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, वो दर्द में भी था, लेकिन वो कहता है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। चाहे जो पूरी दुनिया है वो मुझे अबेंडन क्यों ना कर दे, चाहे जो सारे लोग हैं वो मेरे ऊपर हंसी क्यों ना रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आगे बढ़ता ही रहूंगा भले ही मेरे पास कोई चॉइस भी ना हो। हम देखते हैं वह डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहा था। वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हम देखते हैं उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती। डीमन उसे काफी इजीली हरा देता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो कहता है ये काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है, लेकिन आगे हम डीमन को देखते हैं वह अपनी एक पावर का यूज करने के बाद हमारे एमसी नीचे डला हुआ था उसके ऊपर अपने एक लेजर बीम से अटैक कर देता है और इस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है। साथ ही में जिस फ्लोर पर वो मौजूद थे वो फ्लोर भी यहाँ पर टूट जाता है। हमारा एमसी कहता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये काफी ज्यादा बुरा है कि जो फ्लोर है वो भी इतने ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं झेल पाएगा। हम देखते हैं फ्लोर टूटने के बाद वो नीचे गिरने लगता है। वो डीमन को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर जरूर से जरूर एक डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्गर चैलेंजर है वो जरूर से बनूंगा। ऐसे कोई भी चीज नहीं है जो मुझे रोक सकती है। मैं इस चीज को फिर से स्टार्ट करूंगा और वो नीचे गिर जाता है। वो बताता है भले ही ये चीज अभी शुरुआत हुई है लेकिन मैं तुम्हें हराकर जरूर से रहूंगा। तभी सिस्टम हमें बताता है कि वो मारा जा चुका है। तभी नरेटर हमें बताता है कि जो मैजिक टावर इस दुनिया में अचानक से इमर्ज होना चालू हो गए। जो ह्यूमैनिटी थी, जो स्ट्रक्चर थे टावर के, वो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के काफी ज्यादा बियॉन्ड थे। कहा जाता है कि जो कॉमनली एरा था लोग इसे टावर के जैसे एक डंजन के समान से मारते थे। जो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे प्लेस इमर्ज होना चालू हो गए थे। किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था आखिर इनका मतलब क्या है और ये यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। हमें बताते हैं जो इनके अंदर का इंटीरियर होता है वो बिल्कुल गेम के समान होता है जहाँ पर स्वॉर्ड, मैजिक स्किल्स और साथ ही में बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। नरेटर हमें ये भी बताता है जो स्टोन, मैजिक और जो ट्रेजर होते हैं उन्हें यहाँ पर तुम पाने के बाद हाई प्राइस में उन्हें ट्रेड कर सकते हो और बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। जो लोग इस ट्रेजर की तलाश में जाते हैं हम उन्हें चैलेंजर कहते हैं, जो कि टावर को इन ट्रेजर के जरिए चैलेंज करने के बाद उन्हें कमाते हैं। नरेटर ये भी बताता है जो मैजिक स्टोन और ट्रेजर हैं वो मैजिक टावर के अंदर अभी सो रहे हैं, जो कि हम उन्हें बाहर लाकर हाई प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा अच्छे वैल्यूएबल माने जाते हैं। लेकिन हालांकि जो टावर को चैलेंज करना है वो काफी ज्यादा रिस्क के साथ में आता है, क्योंकि उसमें तुम्हें अपनी जो लाइफ है वो दाव पे लगानी होती है। क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा जो पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं, डीमंस होते हैं, वो पाए जाते हैं। तुम्हें उनको मारने के बाद ही जो स्टोन्स और रिवॉर्ड और जो ट्रेजर हैं वो तुम्हें मिलने वाले हैं। लेकिन भले ही वो एक गेम की तरह क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम मैजिक टावर के अंदर मारे जाते हो तो इसका मतलब यही होता है कि तुम रियलिटी के अंदर भी मारे जाओगे। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर ताकेमिची होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर फिर से मारा गया। वो बताने लगता है ये एक ऐसी चीजें नहीं है जो इस तरीके से होने वाली है। हमें बताते हैं उसके पास एक स्किल होती है जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल थी और वो 10 सेकंड में फिर से रिवाइव होने वाला था। इसके जरिए वो यहाँ पर अपनी जो डेथ है एक बार कंफर्म होने के बाद अपनी स्किल इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण वो बार बार जिंदा हो सकता था। वो कभी भी मारा नहीं जाता। इसी बारे में वो सोच रहा था। हमें और भी बताते हैं जो इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल होती है, चाहे वो कितनी बार भी यहाँ पर मैजिक टावर के अंदर मारा जाए लेकिन वो हर बार 10 सेकंड के अंदर फिर से रिवाइव हो सकता है। ये एक काफी ज्यादा ओवर पावर्ड स्किल थी। वो बताता है ये स्किल किसी को भी अपनी लाइफ में दोबारा वापस ला सकती है, लेकिन ये चीज इतनी आसानी से नहीं होती। तभी वो एक्सप्रेशन को बदल लेता है। वो कहने लगता है डैम इट, मुझे यहाँ पर बुद्धू बनाया गया है। वो बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद जब मैं हाई स्कूल कंप्लीट करके यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मैं अपनी लाइफ को आराम से जी रहा था। मैं वर्क करता था पार्ट टाइम, मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन अचानक से जो मैजिक टावर है वो दुनिया में अपीयर होना चालू हो गए और मेरे लिए एक होप साबित हुई, जो कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता था और मैं एक चैलेंजर बन सकता था। मुझे अपनी लाइफ को बदलने
के खाले में ख्याल आ गया और उसने डिसाइड किया कि मैं एक चैलेंजर बन के रहूंगा। वो बताता है हर दिन मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया ताकि जो मैं मैजिक स्टोन और जो ट्रेजर है उन्हें हासिल करूं। इसके लिए मुझे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। इस तरीके से मैंने जो लोगों के बीच में कंपटीशन लगा हुआ था उसे मैं भी जीतना चाहता था कि मैं भी एक रेयर स्किल को एक्वायर करना चाहता था जो कि किसी के पास ना हो। इस कारण से जो मेरा फ्यूचर था वो काफी ज्यादा लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी से भर जाने वाला था। वो बताता है स्किल स्टोन वो होते हैं जो किसी को भी अपनी जो स्पेसिफिक स्किल्स है उसे एक्योर करने में मदद करते हैं। लेकिन वह बताता है कि जो इनफाइनाइट सर्वाइवल स्टोन है वो मुझे एक सेलर ने दिया था जो कि टॉवर एंट्रेंस के बाहर एक जो मर्चेंट था वो को लगाया हुआ था। मैंने अपनी जो सारी सेविंग है उसे स्टोन को विड्रॉ करने में लगा दी। लेकिन यहाँ पर किसने सोचा था कि जो स्किल है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ उसमें कोई यहाँ पर प्रॉब्लम भी होगी। वो बताता है मैंने यहाँ पर उसे परचेज करने की अपनी जो सारी सेविंग्स थी उन्हें लगा दिया था। साथ ही में वो बहुत सारे डेप्ट में भी चला गया था। लेकिन इन दी एंड मुझे इनफाइनाइट रिवाइवल नाम की स्किल्स तो मिल ही जाती है और उस कारण से मेरे पास एक ऐसी बॉडी आ जाती है जो चाहे कुछ भी कर लो वो कभी भी नहीं मरने वाली। लेकिन रिवाइवल स्किल के साथ उसके साथ एक डेथ पेनाल्टी भी अप्लाई की जाती है जो कि परमानेंट किसी के भी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन्हें एक डिफेक्ट के साथ अटैच कर देती है। इसका मतलब ये भी होता है कि तुम इनफाइनाइट रिवाइवल स्किल में हर बार तुम जब मर जाते हो और अपनी लाइफ में वापस आ जाते हो तो तुम्हारी जो एबिलिटीज होती हैं वो रिड्यूस करती जाती हैं जो कि डेथ पेनाल्टी वो बताता है। इंडीड मैंने यहाँ पर ट्राई भी किया है, मैं यहाँ पर 4 बार मर चुका हूँ और ये डेथ पेनाल्टी है वो सच में काम करती है। जब मैं पहली बार मरा था तो मेरी जो यहाँ पर डिफेंस था वो 50 पॉइंट तक रिड्यूस कर दिया था। मैं ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास था 53 पॉइंट ही थी। इसी की वजह से उसका काफी ज्यादा शुक्रिया है कि मैं यहाँ पर फिर से जिंदा हो पाया। एक ही सिंगल ब्लो में मैं दोबारा से मारा जाता हूँ और सेकंड टाइम में मेरी जो अटैक पावर थी वो 70% तक कम कर दी गई। ऐसे ही चलता रहा। तीसरी बार मेरी एचपी कम जाती है और बहुत ही ज्यादा रैंडम जो स्टेट है वो हर बार कमा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद इस टाइम जो मेरी एजिलिटी है वो 60 पॉइंट तक कमा दी गई है। हम उसके अभी की जो स्टेटस विंडो है वो देख सकते हैं। ताकेमिची अभी लेवल 8 पर था। उसके स्टेट्स मैं 4 बार मरने के कारण जो 4 स्टेट्स होते हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं। उसके पास सिर्फ एक ही स्किल थी जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल थी। वो कहने लगता है जो मेरी करंट एजीआई है वो 61 थी। वो हंसने लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जो डिबफ है वो सिर्फ एक ही रह जाएगा और इस कारण से मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। वो बताने लगता है मैजिक टावर के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अपने स्टेट्स के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर तुम्हारी एजिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो तुम्हारी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी हो जाएगी और इवेंचुअली तुम यहाँ पर मूव भी नहीं कर पाओ। और इन दी एंड अगर ऐसा होता है तो तुम जो चैलेंजर है उसके रूम में कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना ही तुम टावर के ऊपर जा सकते। और वो बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने डेप्थ को भी नहीं छुपा पाऊंगा और मैं इसी तरीके से यहाँ पर मारा जाऊंगा। वो बताता है कि मैं एक ऐसी स्किल के साथ जो कि बर्थलेस स्किल है उसके साथ अटैच हो चुका हूँ और ये मुझे यहाँ पर कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटिंग करता जा रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम रिवाइव होने के लिए तैयार हो और तभी वो अपनी आंखें खोलता है। वो एक प्लेस पर आ जाता है। वो कहने लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया। लेकिन आखिरकार मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा हैवी फील कर रही है। जो मेरी एजिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मैं इतनी आसानी से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बताता है कि मुझे मूव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो आजू बाजू देखता है और कहता है आखिरकार मैं कौन सी प्लेस पर आ गया। ये वो फ्लोर नहीं लग रहा है जहाँ की मैं मरा हुआ था। तभी वो आगे देखता है और कहता है इस प्लेस का एटमोस्फियर है काफी ज्यादा बदला हुआ है। मैंने इस तरीके की जो लोअर लेवल प्लेस है मतलब की टावर की लोअर लेवल में इस तरीके की प्लेस कभी भी नहीं देखी। वो आगे देखता है, किसी चीज को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो कहने लगता है वहां पर तो एक स्किल स्टोन मौजूद है, साथ ही में वो एक गोल्डन कलर का है। इसका मतलब कि जो अल्ट्रा रेयर प्रकार का है वो इतनी आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता। वो यहाँ पर सोचने लगता है अगर ये स्टोन अगर मैं ऑब्टेन कर लूं और अगर मैं इसे बेचता हूं तो जो काफी ज्यादा हाई प्राइस में वो बिकने वाला है। वो बताने लगता है शायद इस कारण से मैं जो मेरा सारा डेप्थ है मैं उसे क्लियर कर सकता हूं और वह इस चीज के लिए डिसाइड कर लेता है कि वो उस स्टोन को लेने वाला है। वो बताता है भले चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस स्टोन को अपने साथ ले जाने वाला हूँ। वो खड़ा होता है और कहने लगता है वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई भी जो मॉन्स्टर है वो दिखाई नहीं दे रहा तो ये मेरे लिए इजी विन होने वाला है। जैसे ही वो अपने पाँव को आगे रखता है वहां पर जो ट्रैप्स मौजूद थे वो स्टार्ट हो जाते हैं। वो देखता है इतने में वो कुछ कर पाता लेकिन बहुत सारे जो नाइफ्स थे वो आकर पूरी उसकी बॉडी को हर पार निकल जाते हैं। हम देखते हैं उसकी बॉडी में पूरे में नाइफ ही नाइफ लगे हुए थे। तभी हम सिस्टम बताता है वो मारा जाता है लेकिन अपनी स्किल इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण वो फिर से यहाँ पर रिवाइव हो जाता है। लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो 65 पॉइंट तक परमानेंट डिफेक्ट के कारण यहाँ पर घटा दी जाती है। वो हंसते हुए फिर से उठता है। वो काफी ज्यादा हाँप रहा था। वो कहने लगता कि मैं तो यहाँ पर इंस्टेंट मारा गया। वो समझ जाता है कि ये एक
यहाँ पर ट्रैप मौजूद है, जो कि मुझे यहाँ पर पहले ही समझ जाना चाहिए था। लेकिन वो कहता है इस लेवल के ट्रैप के हिसाब से तुम्हें ये सोचना भी मत कि तुम मुझे यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। हम देखते हैं वो अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो बताता है उसके जो लिम्स हैं वो यहाँ पर हिल भी नहीं रहा है। वो कहने लगता है कि जो मेरी मसल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दी गई है, अब मेरी पूरी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर नहीं बची। लेकिन वो फिर से वहाँ पर ट्राई करता है, लेकिन अगेन मारा जाता है। वो फिर से ट्राई करता है। ऐसे ही वो कई बार ट्राई करने के बाद वो हर बार मारा जाता है। लेकिन इन दी एंड हमें बताते हैं जो उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स थे वो कम ही हो जाते हैं। वो बताता है फाइनली मैंने सोचा था कि मुझे कोई अच्छा चीज मिलने वाला है, लेकिन जो नैरो पैसिव है वो इसी रीजन के कारण एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पर तुम ट्रैप्स को किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो यहाँ पर जो चैलेंजर है उन्हें ट्रिक करने के लिए और उन्हें लालच देने के लिए बनाया गया है। जो सुपर रेयर स्किल है वो कोई भी हासिल नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। जो चैलेंजर है उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए और उन्हें आसानी से मारने के लिए। लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस लोग इसके दौरान इंस्टेंट मारे जाते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे कितनी बार भी मार दो, लेकिन मैं इस चीज को पार करके ही रहूंगा, क्योंकि मैं इनफाइनाइट रिवॉल्वर के कारण यहाँ पर फिर से पैदा हो सकता हूँ। तुमने यहाँ पर एक गलत बंदे को चूज कर लिया है, वो अभी भी हार मानने के लिए। और वैसे भी अगर देखा जाऊं तो मैं पूरे टावर में सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट चैलेंजर इस मैजिक टावर का होने वाला हूं। लेकिन वह अपने डेविलिश लुक को दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ्स हैं जो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ। वो फिर से ट्राई करता है और हर बार उसके जो पॉइंट है वो माइनस होते जाते हैं। उसकी जो एमपी थी वो घटा दी जाती है, उसकी जो टेक्निक थी वो घटा दी जाती है। ऐसे ही हर बार उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कमा दिए जाते हैं। बहुत ज्यादा बार मरने के कारण उसकी बॉडी थी वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है और अब तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन वो फिर भी हार मानने के लिए नहीं था और इन दी एंड उसकी विक्ट्री हो जाती है। वो स्टोन को यहाँ पर हासिल कर लेता है। लेकिन अब वो बेहोशी होने वाला था। सिस्टम उसे बताता है कि तुमने मैजिक स्टोन को पार लिया है, क्या तुम उसे यूज करना चाहते हो? लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वो ऑप्शन को चूज भी नहीं कर पा रहा था और बेहोश होने लगता है। तभी सिस्टम बताता है कि कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण जो ऑटोमेटिक यूज है वो यहाँ पर अप्लाइड कर दिया जाता है और एमसी यहाँ पर हो जाता है। हमें बताते हैं उसे अप्लाई करने के बाद उस स्टोन की मदद से उसे इन्वर्जन नाम की एक स्किल मिल जाती है। लेकिन एमसी यहाँ पर बेहोश हो चुका था। तभी कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहने लगता है आखिरकार मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस क्यों कर रही है? मैं बेहोश हो चुका था। ये तो क्लियर था कि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी और मैं मरने ही वाला था। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो इफेक्ट ऑफ डेथ पेनाल्टी वो इतना ज्यादा हार्श होने वाला है। लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और अपने स्टेटस को चेक करते ही वो काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है व्हाट द हेल, आखिरकार क्या चल रहा है? वो काफी ज्यादा शॉक था। वो बताने लगता है कि जो पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट है अभी तक वो रिसीव कर रहा था, वो सारे के सारे चेंज यहाँ पर टर्न हो चुके हैं। जो डिबफ थे वो अब प्लस पॉइंट में जा चुके हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है। साथ ही में एक और न्यू स्किल जो इन्वर्जन है वो उसकी स्किल विंडो में यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी उसके सामने एक विंडो ओपअप होने लगती है। हमें बताते हैं उसने एक न्यू स्किल को एक्वायर कर लिया है जो कि स्किल इन्वर्जन होती है। और उसके बारे में हमें बताते हैं कि उसका इफेक्ट ये होता है वो सारे जो इफेक्ट्स थे इंक्लूडिंग बफ्स, डिबफ्स और जो स्टेटस एबनॉर्मलिटीज होती हैं उन्हें रिवर्स कर देता है। उस चीज को देखने के बाद जो एमसी था वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है तो ये स्किल की वजह से जो मेरे सारे पॉइंट्स हैं वो रिवर्स कर दिए गए हैं और मैं इतनी पावर इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ। वो सीधे शब्दों में बताता है कि जो सारे के सारे डिबफ पहले मेरे ऊपर मौजूद थे वो मैंने इतने ज्यादा मरने के बाद कमाए थे, वो सारे के सारे रिवर्स होकर पॉजिटिव इफेक्ट में मौजूद हो चुके हैं। मतलब कि पहले मैं काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, अचानक से मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ। वो कहने लगता है आखिरकार मैंने इस स्किल को कब एक्वायर किया? तभी वो देखता है कि उसके सामने जो स्टोन का बॉक्स डला था वो खाली हो जाता है। वो कहने लगता है ये जो कि रेयर स्किल स्टोन है, मैंने क्या इसे कब यूज किया था? क्या ये ऑटोमेटिकली यूज्ड हो चुका? वो इसी बारे में सोच रहा था। वो तभी हमें बताते हैं वो कहने लगता है कि मेरे पैसे जा चुके हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि इस बारे में वो क्या बता रहा था। लेकिन आगे वो कहता है ये अच्छी बात है कि मैं अपनी पावर को फिर से बढ़ा सकता हूँ। अगर ऐसा ही चल रहा तो जो पेनल्टी मैंने अभी इनफाइनाइट रिवॉल्वर के कारण मेरी बॉडी के ऊपर लगी हुई थी वो इन्वर्जन के कारण सारी की सारी इफेक्ट हो जाएंगी और इस कारण से अगर हर बार मैं मारा जाता हूँ तो मैं यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। वो कहने लगता है इस पावर के साथ मैं एक चैलेंजर फिर से बन सकता हूँ और पूरे यहाँ पर टॉवर के टॉप में फिर से जाकर राइज कर सकता हूँ। वो कहने लगता है नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार मैं स्ट्रॉन्गर चैलेंजर जरूर से बन के रहूंगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉर्चून अर्न करूंगा। साथ ही में मुझे बहुत ज्यादा फेम भी मिलने वाला है। आगे वो कहने लगता है एनीवे सभी चीजों को छोड़ो, क्या मुझे इन यहाँ से वापस जाने के लिए जो सारे ट्रैप से मैं अभी गुजरा हूँ उन्हें फिर से करना होगा। वो कहने लगता है ये रास्ता तो काफी ज्यादा लंबा है और मैं जो ट्रैप्स हैं
उनके पास जाने से ही वो फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं उस चीज को, मैं उस फीलिंग को फिर से महसूस नहीं करना चाहता जो ट्रैप्स के कारण मैं मरा हूँ। वो काफी ज्यादा पेनलेस था। वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है नहीं, आखिरकार मैं फिर से रिवाइव क्यों ना हो जाऊं, भले ही मेरे पास कितनी भी ज्यादा लाइफ क्यों ना हो, लेकिन मारे जाने का जो पेन होता है वो काफी ज्यादा पेनफुल था और वो यहाँ पर कोई इजी बात नहीं थी। वो कहने लगता है आखिरकार अगर मैं एक साथ बहुत सारी बार मारा जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। वो अपनी पुरानी डेथ के बारे में सोच के ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और कांपने लगता है, लेकिन वो कहता है हाउएवर मुझे तो यहाँ पर पार करना ही होगा, ना ही मेरे पास कोई यहाँ पर चॉइस है। वो बताता है मेरे करंट स्टेट्स के अनुसार जो कि इन्वर्जन के कारण डबल हो चुके हैं, मैं भी मेरे पास चांस है कि मैं इन ट्रैप्स को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और मैं हेड ऑन यहाँ पर पार कर सकता हूँ। वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जरूर जाएगा क्योंकि पास उसके अलावा जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता। वो कहता है कि आखिरकार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है तो मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ और वह बहुत ही स्पीड के साथ उस प्लेस से भागना चालू कर देता है। हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। उसके ट्रैप के एरिया में आने के कारण ही पहला ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जो कि बहुत ही सारे एरो को शूट करता है। जो एरो बहुत ही ज्यादा उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ डॉज करने लगता है और वो इस ट्रैप को फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो कहता है कि मैं इन सबको देख सकता हूँ। उसके सामने जो ट्रैप्स थे वो काफी ज्यादा स्लो महसूस हो रहे थे। वो कहता है कि मैं और ज्यादा फास्टर हो गया, मुझे और ज्यादा फास्टर होने की जरूरत है। वो फिर से काफी ज्यादा स्पीड के साथ जो दूसरा ट्रैप था उसके पास चलने लगता है और बहुत ही स्पीड के साथ वो उसे भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो कहता है जो सारे ट्रैप्स हैं वो तो अब मुझे काफी ज्यादा स्लो लगने लगे हैं। वो बिल्कुल ही नहीं रुकता और एक एक करके सारे ट्रैप्स को क्लियर करते जाता है। अब जो सेकंड लास्ट ट्रैप्स पर पहुंच जाता है जहां पर एक स्टैच्यू के मुंह से जो फायर निकलती थी उस कारण से वो मारा गया था, लेकिन वो कहने लगता है कि अब तुम सपने ही देखो, तुम मुझे दोबारा फिर से नहीं मार सकते। हम देखते हैं वह अपनी इन्वेंट्री में से एक वेपन को निकालता है और उसकी मदद से उस स्टैच्यू को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और वह इस ट्रैप को भी पार कर लेता है। अब इन दी एंड एक लास्ट ट्रैप बचा हुआ था जिसमें वो पहली बार मारा गया था, जहां पर बहुत सारी जो नाइफ्स वो निकल कर उसे मार देती हैं। वो उसे भी अपने जो वेपन्स थे उसकी मदद से सारी जो नाइफ थी उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी एजिलिटी यूज करने के कारण वो काफी अच्छे से डॉज कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली अब मैं अपनी पावर से काफी ज्यादा कन्विंस हूँ। इनफाइनाइट रिवाइवल के कारण जो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर डेथ पेनाल्टी अभी तक लगी हुई है वो इन्वर्जन स्किल के कारण सभी यहाँ पर डिबफ से बफ में चेंज कर दी गई है, जिस कारण से जो इन दोनों स्किल्स का कॉम्बिनेशन उस वजह से मैं सच में एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल चैलेंजर बन सकता हूँ। तभी हमें थोड़े समय बाद दिखाते हैं। वो कहता है अब ऊपर जाने का समय आ चुका है। वो बताता है अगर मैं पुराना वर्जन होता तो इस तरीके से मैं ऊपर जाना कभी भी नहीं सोच सकता था क्योंकि मेरे पास ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब जैसा कि मेरे पास पावर आ चुकी है तो मैं इसे आसानी से पार कर सकता हूँ। वो एक बहुत ही लंबी जंप लगाता है और अपनी एजिलिटी और स्पीड की मदद से उस बॉल के ऊपर चढ़ने लगता है और बड़ी ही आसानी से वो उसे पार कर लेता है। जैसे ही वह ऊपर आ जाता है उसे सबसे पहले डीमन दिखाई देता है। वो कहने लगता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा वेट कराया। डीमन भी उसे देख लेता है। तभी वो उसके सामने अपनी शॉट को लेकर जाने लगता है। वो दोनों ही अपने वेपन को फिर से एक बार क्लैश करते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड भी लग रहे थे। वो एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। डीमन फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। तभी ताकेमिची कहता है कि तुम फिर से मुझे मारना चाहते हो। इस बात को सुनने के बाद डीमन काफी ज्यादा प्रोवोक हो जाता है और चिल्लाता है। तभी ताकेमिची कहता है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी लाइफ को जरूर से लेकर रहूंगा। वह बहुत ही स्पीड के साथ उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मेरे पास जो इनफाइनाइट लाइफ है मैं उनके बलबूते पर तो जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आखिरकार कितनी लाइफ है, तुम एक लाइफ के जरिए कब तक यहाँ पर जिंदा रह पाओगे। और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा फाइट किए जा रहा है, लेकिन जो हमारा एमसी था वो उसके ऊपर ओवर पावर्ड करने लगता है और उसे इंजर्ड भी करने लगता है। जैसा कि उसने कहा था वो कहने लगता है जैसा मैंने सोचा था कि जो स्किल्स हैं इन्वर्जन के कारण जो सारे के सारे मेरे स्टेट्स हैं वो काफी अमेजिंगली इंक्रीज होते जा रहे हैं। वो डीमन के एक हाथ को कट कर देता है और उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करता है। डीमन चिल्लाता है। तभी एमसी कहता है तुम्हारे जो अटैक्स हैं वो अब मुझे और ज्यादा स्केयर नहीं कर सकते। वो उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। डीमन भी उन अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर ले रहा था, लेकिन उसे अभी भी कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं हुआ था। एक अटैक करने के बाद वहां पर काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और एमसी को लगने लगता है कि वो उसकी जीत हुई है, लेकिन तभी जो डीमन था वो अपनी भाई उसी बीम अटैक को फिर से यूज करता है जिस वजह से पहले हमारा एमसी मारा गया था। वो कहने लगता है ये फिर से इसी अटैक को यूज कर रहा है। वो समझ जाता है जो डीमन है उसके ऊपर अभी भी कुछ नहीं हुआ। वह उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा क्लोज था, डीमन अभी भी अपनी पूरी सही कंडीशन में था। एमसी कहता है कि एक्चुअली मैं रिसेंटली
तुम मुझे काफी ज्यादा बॉदर करने लगे हो और अब मैं से ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी तरीके से सेटल कर देना चाहिए। और वो बताता है मैं बहुत देर से यही सोच रहा था, आखिरकार तुम्हारे जैसा इतना पावरफुल जो मॉन्स्टर डीमन है वो थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार तुम इस फ्लोर पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि जितने ज्यादा हायर तुम टॉवर में जाते जाते हो उतने ही ज्यादा हायर जो तुम्हें डीमंस और मॉन्स्टर्स होते हैं वो मिलते जाते हैं, उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाती है। और वो करंटली सिर्फ थर्ड फ्लोर पर ही था, लेकिन उसके पास जो मॉन्स्टर मिला हुआ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। बोलता है जैसा कि ये थर्ड फ्लोर है तो बिग मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर होने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अभी भी फाइट किए जा रहे थे। जो डीमन था वो अपने विंग्स का भी यूज करने लगता है, उसी वजह से हमारे एमसी पे अटैक भी कर देता है। वो कहता है कि जो मेरे स्ट्रेंथ हैं वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिए गए हैं, ये बहुत ज्यादा शुक्रिया जो डेथ पेनल्टी मुझे अभी तक मिली है। लेकिन एनीवे तुम्हें यहाँ पर जो चैलेंजर मौजूद हो उनसे स्ट्रेंग हो सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अनयूजुअल है, जैसा एक डीमन को इस फ्लोर पर फाइंड करना। लेकिन समवन ऐसे तुम एक बंदे हो जो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। उनकी फाइट तो अभी चल ही रही थी, वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं लेकिन दोनों ही अपनी अभी पूरी कंडीशन में थे। लेकिन एमसी को अभी पता चलने लगता है कि उसकी पावर जो है मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। और आगे भाई मॉन्स्टर से कहता है कि आखिरकार तुम क्या हो, लेकिन मॉन्स्टर तो यहाँ पर बात ही नहीं कर सकता। वो और भी ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करता है और हवा में पहुंच जाता है, लेकिन भाई कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। हाँ, ताकेमिची कहता है जैसा कि मैंने सोचा था कि तुम कोई भी आंसर नहीं देने वाले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तुम एनएफई को एक्सपोर्शनली फेस कर रहे हो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो खुद की बात कर रहा था। वो कहने लगता है अब इस चीज को पूरी तरीके से सेटल करने की बारी आ चुकी है। जो डीमन था वो अपने दोनों वॉल में जो लेजर वाली गन थी वो उसे बनाने लगता है। वो कहने लगता है कि अब तुम अपने दोनों हाथ को यूज करोगे, क्या तुम मुझे अब सच में सीरियसली मार देना चाहते हो। हम देखते हैं वह अपने अटैक का यूज करता है, जिस कारण से ताकेमिची काफी ज्यादा सरप्राइज था और वह उन्हें अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन जो डीमंस के अटैक थे वो काफी ज्यादा फास्ट हो रहे थे। वो कहने लगता है अगर आप तुम अपनी ओवरऑल पावर को यूज करने वाले हो तो मैं भी पीछे नहीं रहने वाला, मैं भी तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वह उन अटैक को डॉज करता है जिसमें उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वह भागते जा रहा था। तभी जो डीमन था वो उसके ऊपर अटैक कर देता और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वह उसे अभी भी डॉज कर पा रहा था और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो कहता है ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर मरने ही वाला था। तभी वो नोटिस करता है जो उसकी स्वॉर्ड थी उस टेक्निक के कारण काफी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन जो डीमन था वो अभी भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो अपने एक और लेजर बीम का उसके ऊपर यूज करता है और इस चीज को ताकेमिची बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और वो इस अटैक के कारण मारा जाता है। हमें बताते हैं डिबफ के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ वो 40 पॉइंट्स तक रिड्यूस कर दी जाती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उल्टा होने के कारण उसके स्टेट्स में जो स्ट्रेंथ थी वो 40 पॉइंट तक बढ़ा दी जाती है। डीमन जाने लगता है, लेकिन तभी वह फिर से देखता है जो ताकेमिची था रिवाइव होने के बाद उसके पीछे फिर से अटैक कर देता है। वो शॉक्ड था। ये अटैक डीमन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल लगा था। यहाँ पर ताकेमिची कहता है तुम्हारी ज्यादा इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर फिर से मारने की। डीमन यहाँ पर शॉक्ड था, लेकिन वह उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है भले ही मैं कई बार यहाँ पर रिवाइव हो सकता हूँ, लेकिन ये स्टिल काफी ज्यादा हर्ट करता है। और वह डीमन को मारे जा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण डीमन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डीमन अभी भी उसके अटैक को ब्लॉक करने लगा था। वो कहने लगा जो मरने का दर्द है वो बिल्कुल हेल के समान मौजूद होता है। वो आगे सोचता है कि मैं उसे बैक करके पुश कर पा रहा हूँ। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है ब्लफ के कारण, मेरे पास और भी ज्यादा पावर आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये पावर उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसे भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो दोनों फिर से फाइट करते हैं और बहुत समय फाइट होने के बाद हम देखते हैं हमारा एमसी फिर से मारा जाता है और इस बार उसकी जो एजिलिटी है वो 50 पॉइंट तक 60 पॉइंट तक कमा दी जाती है, लेकिन इन्वर्जन के कारण उसकी एजिलिटी 60 पॉइंट तक बढ़ा दी जाती है। वो कहने लगता है इस टाइम जो मेरी एजिलिटी है वो बफ्ट कर दी गई है और इसके साथ मैं उस मॉन्स्टर्स को आराम से मार सकता हूँ। वो कहने लगता है कि अब तुम काफी ज्यादा रफली फाइट कर पा रहे हो, रियली में ऐसा लगता है कि तुम अपने लिमिट पे आ चुके हो, लेकिन मेरी पावर है जो बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही मैं मरूंगा मैं तुम्हें और ज्यादा आसानी से मार पाऊंगा। हम देखते हैं वो उसकी एजिलिटी बढ़ने के कारण वो काफी ज्यादा स्पीड में मॉन्स्टर के पास चला जाता है। मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक्ड था, लेकिन वह कुछ कर पाता, लेकिन इस पहले जो एमसी दबा उस मॉन्स्टर को यहाँ पर मार देता है। एमसी सोचने लगता तो ये इस चीज का यहाँ पर एंड था, लेकिन इस बार जो मॉन्स्टर था वो कम्प्लीटली मारा जाता है। वो कहता है कि अल्टीमेटली तुम्हारी जो लाइफ थी वो लिमिटेड थी और तुम्हारे पास कोई भी रिवाइविंग का चांस नहीं है और ना ही तुम इस चीज को दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। वो कहता है वॉट एवर जो यहाँ पर हेल्थ चीज थी वो समथिंग एल्स थी, मुझे यहाँ पर जो इनफाइनाइट लाइफ भले ही मैं उसके कारण अभी भी जिंदा हूँ। वो कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि हम यहाँ पर फिर से जरूर मिलेंगे, भले ही तुम यहाँ पर हेल में जा रहे हो चाहे और कहीं जगह पे। वो बताता है कि जब समय आएगा हमें यहाँ पर एक जो फेयर फाइट है उसे जरूर से करेंगे। आगे हम देखते हैं ताकेमिची थककर काफी ज्यादा
टायर्ड हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। वो कहता है समाओ मैंने उसे हराने में कामयाब हो गया, लेकिन इस दौरान मैं भी दोबारा मारा जा चुका हूँ। भले ही मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, लेकिन जो मेरी पावर है वो अभी भी काफी ज्यादा कम है, और जो मॉन्स्टर था वो सच में पावरफुल था। तभी वह अपने वेपन को देखता है जो कि पूरी तरीके से टूट चुका था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर दूसरा एक और भी अच्छा वेपन लेना चाहिए। वो बताता है कि जो सारे स्टोन्स है मैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। जहाँ पर हम देखते बहुत सारे मैजिक स्टोन्स मौजूद थे। तभी हमें मैजिक टावर के फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया जाता है जो कि सेफ एरिया था। हमें बताते हैं सेफ एरिया एंट्रेंस में होता है किसी भी फ्लोर के, जहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर आ नहीं सकता, और वो एरिया लोगों को जो एडवेंचरर होते हैं, मतलब कि जो चैलेंजर होते हैं, उन्हें यहाँ पर रेस्ट करने के लिए दिया जाता है। और इसी दौरान तुम्हें यहाँ पर अपने मैजिक टावर के अंदर जो तुम्हारी ड्रॉप होते हैं उसे दूसरों से बांट सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, और जो मर्चेंट हो वो इन इक्विपमेंट को खरीदते और बेचते हैं जो कि शॉप लगाए हुए होते हैं। तुम सारी चीजें सेव एरिया में कर सकते हो। वो बताने लगता है ऑफन इसी सेव एरिया के अंदर जो सारी चीजें हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। हमें उसे याद आता है कि उसने जो इनफाइनाइट रिवाइवल का स्टोन खरीदा था वो भी पहले जो फ्लोर था उसके एंट्रेंस के सामने खरीदा था जो कि सेफ जोन था। वो कहने लगता है ऑलराइट, अब जो एक जो स्वॉर्ड है वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। हमने देखा था कि वो यहाँ पर दूसरी स्वॉर्ड को ले लेता है जो कि सिल्वर स्वॉर्ड होती है। तभी वो सोचने लगता है कि इसके जो प्राइस था वो काफी ज्यादा हाई था। जो मैंने सारे अभी के लिए जो जेम्स खरीदे थे, मतलब कि जो सारे स्टोन्स थे वो सारे के सारे जा चुके हैं। वो कहने लगता है नहीं नहीं, मैं उनको तो यहाँ पर फिर से खरीद सकता हूँ। वो कहने लगता है लेकिन मुझे इस तरीके से सोचना होगा कि मैंने खुद के ऊपर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो करके रखा है। तभी वो शॉक्ड होता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे और वो लोग बातें कर रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा फूल है, उसने यहाँ पर सच में जो इनफाइनाइट रिवाइवल स्टोन है उसे खरीद लिया। दो लड़कियां भी कहती हैं ये बंदा काफी ज्यादा पुअर है। वो कहता है लोगों को यहाँ पर मालूम था कि यहाँ पर मैं कितना ज्यादा पिटफुल चैलेंजर हूँ, मैं एक बिल्कुल ट्रेस के समान हूँ जिसने एक ट्रेस स्कूल को संभाला है। लेकिन आगे भाई कहने लगता है जैसा कि सभी लोगों को इस बारे में पता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि मैं यहाँ पर फूल हो चुका हूँ। सभी लोग उसके ऊपर अभी भी हंस रहे थे। वो बताता है जो इनफाइनाइट रिवाइवल है उसके साथ में सभी लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा ट्रेस स्किल है। सभी लोग इसी बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे बंदा जिसे यहाँ पर इन्वर्जन नाम की स्किल मिल जाती है उसके लिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक गॉड टियर स्किल के समान होने वाला है जो कि इनफाइनाइट रिवाइवल एक्स इन्वर्जन होने वाला है। वो बोलता है कि जो स्किल है उसे सिर्फ मैं ही मास्टर कर सकता हूँ। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है ये कितना ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। वो खुद ही की तारीफ करके हंसे ही जा रहा था। तभी कोई चिल्लाता है तो क्या, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो एक प्लेस पर देखता है बहुत सारे पीपल्स वहां पर मौजूद थे और कहने लगता है आखिरकार अब यहाँ पर क्या चल रहा है। हमें 3 लोग दिखाए जाते थे। उनमें से एक बंदा कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ। जो 5th फ्लोर का मिड बॉस रूम है उसे मैं ही यहाँ पर चैलेंज करूंगा, जो कि यहाँ पर डोमिनेटर नागोसी सामा है। हमें उसका चेहरा दिखाता है। वो एक यहाँ पर फैट मैन होता है। उसे देखने के बाद एमजी कहने लगता है जो नागोसी यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें बताते हैं कि जो डोमिनेटर होता है वो एक टाइटल होता है जो उस बंदे को दिया जाता है जो कि किसी भी टॉवर के बॉस रूम को चैलेंज करके उसे सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है, और टॉवर की मदद से उसे टॉप टियर का एक जो इक्विपमेंट यूनिक इक्विपमेंट होता है वो दिया जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर टॉप फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और उस कारण से जो टॉप फ्लोर के बॉस के मर जाने के बाद जो टॉवर है वो पूरी जगह से यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। हमें बताते हैं ऐसे बहुत सारे टॉवर मौजूद हैं, और जो नागोसी के पास जो स्किल इक्विपमेंट था वो काफी ज्यादा एक यूनिक लेवल का और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट था। वो कहने लगता है डोमिनेटर्स यूजुअली ऑर्डिनरी चैलेंज के द्वारा रिस्पेक्टेड किए जाते हैं, लेकिन नागोसी बहुत ही इनमें से ज्यादा अलग है। हम देखते हैं फोर्टमैन के साथ एक बंदा भी मौजूद था और एमसी सभी बातों को सुन रहा था, लेकिन तभी वो शॉक्ड होता है। वो कहने लगता है कि इससे जो पर्सन आर्ग्यू कर रहा है नागोसी से वो एक, तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है। वो कहने लगते हैं तुम तो बस एक ऐसे पर्सन हो जो उसे चैलेंज करने वाले हो, जो कि एक लो टियर के टॉवर को चैलेंज किया करते थे। क्या तुम ऐसा नहीं करते थे? और ऐसा कोई भी कर सकता है। उसके साथ में एक लड़की थी, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। हम उन दोनों का चेहरा देखते, वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। जो लड़की थी वो कहने लगती है कि तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए माना, ये अच्छी बात नहीं। हमें बताते हैं जो येलो बाल वाली लड़की होती है उसका नाम सेकिया माना होता है, जो लेवल 15 की चैलेंजर थी, और जो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुई थी उसका नाम सिरामेची यूरी था, जो कि लेवल 13 की चैलेंजर थी। माना कहने लगते हैं यूरी मुझे यहाँ पर जाने दो, हमने जो
मिड लेवल का बॉस रूम था, उसे पहले हमने ढूंढा था। आखिर कोई भी रैंडमली आकर जो फिट डोमिनेटर है वो हमसे इतने ज्यादा रिवॉर्ड को कैसे छीन सकते। डंजन को क्लियर हमारा करने का हक बनता है और जो रिवॉर्ड है वो भी हमें यहाँ पर मिलना वाला था, लेकिन यूरी उसे फिर से रोक देती। वो कहने लगती है कि मिड बॉस के जो रूम है उसे क्लियर करना वो काफी ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है, और आगे वो कहती उसका जो डेंजर है वो भी काफी ज्यादा है। अगर हम उसे यहाँ पर नागोशी-सामा को दे देते हैं तो माइट अदर्स को यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन हम खुद में उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो वो भी चुप हो जाती है। तभी नागोशी कहने लगता है ऐसा लगता है तुम लोगों की जो कंजर्वेशन है वो सेटल हो चुकी है। जो यूरी और माना होती हैं वो दोनों ही कुछ नहीं कहती। वो कहने लगती हैं बैडल तुम जो लिटिल गर्ल्स हो तुम्हें अपनी बात को के ऊपर रहना चाहिए और तुम यहाँ पर कीप क्वाइट रहो और बस देखती जाओ। जो मेरे पास इक्विपमेंट है यूनिक ग्रेड का वो यहाँ पर मैं डोमिनेटर किस तरीके से उसकी मदद से बॉस को मारता हूँ। वो कहता है तुम जरा इसे देखो। जो मेरा यहाँ पर मेमेसिस एगिस है जो कि शील्ड का नाम था, वो कहने लगता है इससे मैं किसी भी प्रकार के अटैक को डॉज कर सकता हूँ। उसके जो तीनों साथी थे और वो तीनों ही यहाँ पर इविल लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर किसी और का जो डंजन था उसे चुरा लिया था। लेकिन इस चीज के लिए माना और यूरी कुछ नहीं कर पाते, वो शांति रहते हैं। तभी उन्हें कोई बुलाता है। माना और यूरी वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर ताकेमीची था। वो कहने लगती है यशीतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उसे यशीतो बुलाती है, लेकिन हम ताकेमीची ही कहने वाले हैं। लेकिन उनके बीच में से तभी नागोशी वहां पर आ जाता है। वो कहने लगा जरा देखो यहाँ पर कौन है, जो कि यहाँ पर ताकेमीची। वो काफी ज्यादा डिविल तरीके से हंस रहा था। वो कहने लगता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर सुना है एक यहाँ पर जो सिटी मर्चेंट है उससे यहाँ ने एक सिटी क्लास की जो मैजिक स्किल है उसे यहाँ पर परचेज कर लिया। वो उसे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगता है कि तुम आखिरकार कितने ज्यादा फैट रखे हो कि तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लॉइटेड कर दिए जाते हो, मतलब कि कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाकर यहाँ पर चला जाता है। हमारा जो एमसी ताकेमीची था वो उससे कुछ भी नहीं कहता बल्कि लंबी सांस लेता है। तभी वो माना और यूरी से कहने लगता है बोथ ऑफ यू क्या तुम मेरे साथ जो मिड रेंज का बॉस मॉन्स्टर है उसे यहाँ पर नागोशी और सभी के साथ क्लियर करना चाहती हो। तभी यहाँ पर जो माना थी वो कहने लगती है ताकि तुम भी यही चाहते हो हम हमारे डंजन को उनको दे दें। यूरी कुछ भी नहीं कह रही थी। तभी ताकेमीची कहता है तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए। तो जब हम मिड रूम को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे उसके बाद हम तीनों मिलकर यहाँ पर जो बॉस रूम है उसे जो टॉप में मौजूद है उसे चैलेंज करने वाले हैं। इस बारे में तुम लोग क्या कहती और मेरी स्पीड और पावर के साथ जो नागोशी है वो लोग भी यहाँ पर कुछ काम आने वाले हैं। हम मिलकर उसे यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और तुम उनके साथ कीप अप भी कर सकती हो। यूरी उस बारे में शॉक्ड थी और वो कहने लगती है ताकेमीची आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ताकेमीची कहता है मैं बस कुछ बकवास नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सीरियस हूँ, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वो कहने लगती है क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रॉपर प्लान है। ताकेमीची कहता है हाँ मेरे पास प्लान है। तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे गाली देता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ताकेमीची की स्पीड काफी ज्यादा होती है, वह उसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था। नागोशी कहता है तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर वीक होने के कारण बुली कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर मेरे साथ एक ही टीम में बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए कैसे जा सकते हो। वो अपनी शील्ड की मदद से उसे अटैक करता है, वो कई बार अटैक करता है, लेकिन जो ताकेमीची था वो उसे बड़ी आसानी से डॉज करते जाता है। नागोशी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ टाइम ऐसा ही चलने के कारण हम देखते हैं वो अपने बैलेंस को खोने के कारण वहीं पर गिर जाता है। ताकेमीची उसी को देखे जा रहा था। उस गिरने के बाद उसके दो चमचे होते हैं। वो कहते हैं नागोशी यहाँ मतलब कि उससे बॉस से होता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। नागोशी काफी ज्यादा कंफ्यूज था आखिरकार यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो ताकेमीची उसके पीछे आ जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार तुम कितनी और ज्यादा समय तक यहाँ पर ग्राउंड पे रोल करने वाले हो, और वो उसको साइड करके चला जाता है। नागोशी कुछ भी नहीं कह पाता। आगे जाकर वो माना और यूरी से कहता है कि हम यहाँ पर चल सकते हैं और मैं वैसे भी जो डोमिनेटिंग साबा नागोशी है उसकी ग्रेट चैलेंज इसको यहाँ पर देखना चाहता हूँ। आखिरकार जो मिड बॉस है कैसे चैलेंज करने वाला है, और वो सभी लोग जाने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और आगे हमें मैजिक टावर के 4th फ्लोर पर दिखाया जाता है। जो उनकी पार्टी थी नागोशी के साथ 3 लोग मौजूद थे और माना, यूरी और ताकेमीची भी मौजूद थे। वो लोग जाते हैं। तभी माना कहती है कि ताकेमीची क्या ये हमारे लिए सेफ होगा कि हम नागोशी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा कंसर्न और यूरी काफी ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन तभी माना कहती है कि मैं तो बस इस बारे में पूछ रही थी क्योंकि जैसे तुम्हें लगता है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, असल में वो इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं। यूरी कहती है मुझे भी इसी बात की चिंता है क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उनके जो स्ट्रॉन्ग होने का तरीका है उसे हम रियली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमें फाइट में पकड़ लिया तो वो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला और हमें यहाँ पर मारे जा सकते हैं। लेकिन ताकेमीची कहता है तुम्हें डोंट बी नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सारी चीजें फाइन होंगी। वो काफी ज्यादा केयर फ्री लग रहा था। ये उसका बिहेवियर उन दोनों को समझ में नहीं आता। ताकेमीची सोचने लगता है माना और यूरी
वो दोनों ही चैलेंजर मुझे यहाँ पर मैजिक टावर के शुरुआत समय में मिले हुई थी। वो कहने लगता है जो माना है वो लेवल 15 पे है और जो यूरी उसकी लेवल 13 है। हम देखते हैं वो दोनों ही ज्यादा यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई थी। वो कहने लगता है उनके कंपेयर में तो मैं सिर्फ लेवल 8 पर हूँ और ये परफेक्टली नेचुरल है उन्हें इतना ज्यादा चिंता करना। वो वैसे भी बोलता है करंट में काफी ज्यादा मानव बफ के कारण मेरी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन रिगार्डलेस जो मेरी लेवल है उनसे काफी ज्यादा कम है और जो मेरे स्टैक से वो काफी ज्यादा बड़े हुई हैं। लेकिन अगर हम फाइट में पड़ जाते हैं तो मैं इन लोगों को आसानी से बचा सकता हूँ और जो मॉन्स्टर है उसे आसानी से मार भी सकता हूँ। वो सभी लोग जाते ही जा रहे थे, तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है ताकि मीची तुम्हें मेरे जो अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए। आखिरकार हम लोग जो मिड बॉस है उसे कैसे डिफीट करने वाले हैं, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर ही रहना होगा। अगर कोई मॉन्स्टर या फिर स्मॉल फ्राई आ जाता है तुम्हारे अगेंस्ट में तो हम कोई भी हेल्प नहीं करने वाले। ताकि मीची कहने लगता है कि तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा दिया और मुझे लगा था कि तुम थोड़ी देर पहले तो खुद ही घबरा रहे हो, लेकिन मैंने सही सोचा था। ये डंजन में आने के बाद अपने आप को काफी अच्छे से संभाल लेता है। तभी वहां पर एक अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है। वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। तभी नागोशी देखता है आगे और हमें दिखाते हैं एक जो मॉन्स्टर था उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वह शील्ड की मदद से उसे रोक लेता है और उसे बड़ी ही आसानी से पीछे धकेल देता है। हम देखते हैं वो एक यहाँ पर लिजार्डमैन मॉन्स्टर था जो कि काफी जोर से चिल्लाता है। नागोशी कहने लगता है कि ये तो बस एक सिंगल लिजार्डमैन है, क्या तुम्हें लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा दूंगा। ताकेमीची उसे रोकने की कोशिश करता क्योंकि वो समझ सका था कि जो मॉन्स्टर है वो अकेले नहीं रह सकते, लेकिन जो नागोशी उसे देखता है लेकिन तब भी आगे बढ़ता है। ताकेमीची कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनके ऊपर हमें काफी ज्यादा लिजार्डमैन दिखाए जाते हैं, उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी और उन सभी को वो लिजार्डमैन यहाँ पर ग्रुप बनाकर घेर लेते हैं। वो यहाँ पर घिर चुके थे, उन्हें जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे। नागोशी तभी चिल्लाते हुए कहने लगता है आखिरकार क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा जो लिजार्डमैन है वो कैसे मौजूद है? तभी हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो इसका कलर यहाँ पर रेड था और बाकी के मॉन्स्टर का कलर यहाँ पर ब्लू था। हमें बताते हैं जो इनका कलर है वो उनकी कमांडर की पावर को रिप्रेजेंट करता है। जो यहाँ पर रेड कलर था वो लिजार्डमैन कमांडर होता है, एक सुपीरियर स्पीसीज जो कि जो लिजार्डमैन है उन्हें यहाँ पर कमांड करने के लिए यूज किया जाता है। जो था वो सभी से फाइट करने के लिए कह देता है। जो लिजार्डमैन होते हैं वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ताकेमीची भी फाइट करने के लिए बिल्कुल ज्यादा तैयार था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन तभी जो यूरी और माना थी वो दोनों ही एक एक साइड से ताकेमीची को प्रोटेक्ट करने लगती हैं और वो बड़ी अच्छी से उसे डिफेंड कर रही थी। ताकेमीची काफी ज्यादा शौक था। वो कहता है इट्स ओके, मैं अपने आप से भी फाइट कर सकता हूँ, लेकिन वो दोनों ही कहते हैं इस सिचुएशन में तुम्हें टफ बनने की कोई भी जरूरत नहीं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हम देखते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा डरी थी, लेकिन वो फिर भी ताकेमीची को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो देखता है और काफी ज्यादा खुश होता है। तभी माना कहती है कि जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तुम्हारी जो लीग है उससे काफी ज्यादा अलग है। ताकेमीची उनसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। तभी यूरी भी कहती है ताकेमीची यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस है, हमें यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। और वह उससे कहती है प्लीज तुम्हें यहाँ पर पीछे हट जाना चाहिए। माना काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते जा रही थी और यूरी भी वो कहते हैं हम यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हैं और हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगे। हम नागोशी और उसकी टीम को भी देखते हैं जो कि मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। ताकेमीची कहता है तुम गाइस, और हमें बताते हैं नागोशी की टीम जो होती है वो एक साइड से फाइट कर रहे थे और माना और यूरी एक साइड से प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो बीच में ताकेमीची खड़ा हुआ था जिसके पास वो लोग एक भी मॉन्स्टर को नहीं आने दे रहे थे। वो सोचने लगता है कि सभी लोगों का शुक्रिया कि मैं तो बस एक यहाँ पर जो लेवलिटी हूँ, लेकिन यहाँ पर वादा क्या चल रहा है, ये काफी ज्यादा सिटी फीलिंग है जिससे मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। तभी हम नागोशी को देखते हैं जिसकी फाइट कमांडर से हो जाती है और कमांडर बीच में आकर उसे काफी ज्यादा पीछे धकेल देता है। वो चिल्लाते हुए पीछे आ जाता है, लेकिन अभी भी वो ठीक था और आराम से बैलेंस कर लेता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर फील कर लेता है कि उसका जो पैर था वो एक ट्रैप पे पड़ जाता है। ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके बीच में जो हमारा ताकेमीची था वो खड़ा हुआ होता। जो नागोशी था वो उस ट्रैप के कारण तो बच जाता है, लेकिन ताकेमीची उस ट्रैप से नहीं बच पाता, उस ट्रैप के अंदर चला जाता है। सभी लोग उसे चिल्ला रहे होते हैं। मानो यूरी उसके लिए काफी ज्यादा कंसर्न थे। तभी गिरते हुए जो ताकेमीची था वो कहने लगता है नागोशी ने इस ट्रैप को ओपन किया था, लेकिन आखिरकार मैं क्यों गिर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर नागोशी को होना चाहिए था। हमें नरेटर बताता है जो मैजिक टावर हार्मर का होता है। हार्मर एक जो यहाँ पर मैजिक टावर का क्रिएटर है उसके नेम को एम्प्लाइज करता है। वो बताता है कि उसके नाम के अनुसार इस टावर के अंदर चैलेंजर के लिए काफी ज्यादा ट्रैप्स उन्हें बनाए गए हैं जो कि उन्हें टावर के अंदर कभी भी मार सकते हैं। ताकेमीची गिरते जा रहा था, लेकिन वो कहता है हाउएवर और वह अपनी पावर को यूज करता है और कहता है कि इस काइंड ऑफ ड्रेस
ट्रैप होते हैं वो मुझे यहाँ पर और ज्यादा तक समय तक नहीं रख सकते। वो अपनी पावर के जरिए और जो स्टोन गिर रहे थे उनकी मदद से सेफली यहाँ पर नीचे लैंड कर जाता है। तभी वो कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी इंजर्ड नहीं है और भाई सेफली लैंड कर चुका था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और वो सारे के सारे कमांडर लेवल के मौजूद थे। वो यहाँ पर ताकीमीची को ही देख रहे थे। वो कहने लगते हैं वैसे भी यहाँ पर कोई भी नहीं है और ना ही कोई यहाँ से भाग सकता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा है। वो कहने लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर फंसाकर मारना चाहते थे, अब तुम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है कि मैं भी यहाँ पर जो फीलिंग ऊपर मुझे महसूस हो रही थी कि मैं फाइट नहीं कर पाया रहा था, उससे मैं एनफ हो चुका हूँ। हम देखते हैं वह अपने डेविलस और किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो सारे टैप है तुमने मुझे मारने के लिए यूज किया था। आखिरकार तुम कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, तुम सारे लोग मेरे साथ एक साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी को वापस यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला और ये एक अच्छा मौका है, तुम मुझे यहाँ पर हेल्प कर सकते हो मेरी जो न्यू स्वॉर्ड है उसको यहाँ पर ट्राई करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें सून रियलाइज हो जाएगा कि जो तुमने यहाँ पर किया है वो तुम्हारी सबसे ज्यादा गलती होने वाली थी, क्योंकि तुमने मुझे इस प्लेस पर लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हम देखते हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से उन सभी जो सिटी लिजार्ड मैन थे उन्हें मारने लगता है और आगे वो लिजार्ड्समैन को देखते हुए कहता है जो सारे के सारे लिजार्ड्समैन है वो एक हाई रैंक के डीमंस हैं और अभी तक के मैंने जितने भी मॉन्स्टर से फाइट की है उनमें से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसे एम्पोनेंट है जो कि मैंने अभी तक इनको नहीं मारा। तभी एक जो लिजार्डमैन कमांडर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी कहता है लेकिन तुम इतनी आसानी से मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकते। हम देखते हैं भाई उस मॉन्स्टर के अटैक को पहले डॉज कर लेता है और उसके बाद उसे एक ही अटैक में मार देता है। वो कहने लगता है मैं तुम जैसे कई सारों को एक साथ पीट सकता हूँ। जो सारे मॉन्स्टर थे वो एक साथ उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी आसानी से उन सभी को मारे जा रहा था और उसे इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाई उन्हें भी मार देता है और आगे कहता है अब तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्ही ने जो ट्रैप बनाया था वो मुझे यहाँ पर मारने के लिए बनाया था, आखिरकार अब तुम लोग सामने क्यों नहीं आ रहे और भागने के बारे में क्यों सोच रहे हो। बहुत सारे मॉन्स्टर्स अभी भी वहां पर मौजूद थे। वो सभी से कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आकर मुझे मारो। और वो काफी ज्यादा इविल लग रहा था। सभी मॉन्स्टर उसकी प्रोवोकेशन के कारण काफी जोर से चिल्लाने लगते हैं और भाई जो ताकेमीची था वो उन सभी की ओर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर प्रॉपरली फाइट कर सकता हूँ। जो सारे के सारे अगेंस्ट है मेरे मॉन्स्टर उनका नंबर काफी ज्यादा है और मुझे यहाँ पर किसी भी बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। वो बड़ी ही आसानी से उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। वो कहता है कि अब मैं एक ऐसा बंदा नहीं रह चुका हूँ जिसे किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत हो। वो सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। वो कहने लगता है जो सारे बचे हुए मॉन्स्टर्स थे वो काफी ज्यादा डर जाते थे, तुम इतने ज्यादा क्यों डर चुके हो, क्या तुम मरने से डराते हो, आखिरकार अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये किस तरीके की फीलिंग होती है कि जो तुम्हें यहाँ पर मरने का डर होता है वो कितना ज्यादा खराब होता है। वैसे भी मैं ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर ही चुका हूँ, अब तुम लोगों की बारी है। वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरा हुआ था। एमजी कहता है आखिरकार तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें इंस्टेंटली यहाँ पर खत्म कर दूंगा। कुछ ही देर में वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है फाइनली जो सारे के सारे हैं वो फिनिश हो चुके हैं। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, वो उस डोर से जाने लगता है। वो कहता है शायद इसके जरिए मैं ऊपर जा सकता हूँ और कुछ ही टाइम बाद वो एक डोर से बाहर निकल के आ जाता है। वो कहने लगता है क्लाइंबिंग वापस गिर जाने के बाद ये काफी ज्यादा यहाँ पर टायरिंग है। तभी हम देखते हैं भाई सच में ऊपर आ जाता है जहाँ पर माना और यूरी पहले से मौजूद थे। वो आकर उसके पास आ जाती हैं और कहने लगती हैं ताकेमीची क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। जो यूरी होती है वो चेक करने लगते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर कहीं इंजरी हुई है, क्या तुम सच में यहाँ पर ठीक हो। वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रही थी। वह ताकेमीची को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक हो। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आना चाहती थी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता था कि जो ट्रैप्स था वो कहाँ तक ले जाने वाला है और जो नीचे जाने का रास्ता है वो कहाँ पर था। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक दरवाजे को देखते हैं जो कि बिल्कुल सामने ही था और वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे नीचे। लेकिन तभी भी कुछ नहीं कहता। माना कहने लगती है हमें नहीं पता था कि तुम यहीं पर मिल जाने वाले हो, इसलिए हमने वहाँ पर चेक नहीं किया, लेकिन तुम अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा ठीक कैसे हो। वो पूछने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक किया, क्या तुम्हें कोई मॉन्स्टर मिला था। लेकिन हम ताकेमीची थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है नहीं मुझे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। तब की हमें बताते हैं उसने वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स के यहाँ पर ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगता है कि मुझे पूरी ट्रैप्स में कोई भी यहाँ पर इशू नहीं हुआ, लेकिन तभी कहता है कि मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ जो नागोसी और बाकी की टीम है वो कहाँ पर मौजूद है। वो कहने लगते हैं तुम उस बंदे की बात कर रहे हो, तुम ट्रैप में उस होल में उसी की वजह से गिरे थे, लेकिन
उसने एक बार भी नहीं पूछा। मैं यहाँ पर जो लिजार्डमैन के ग्रुप को कैसे न कैसे करके हरा चुकी थी, लेकिन जो नागोसी है उसे यही लग रहा था कि तुम यहाँ पर मारे जा चुके हो, और वो क्विकली बॉस रूम को यहाँ पर फाइट करने के लिए चला जाता है। देखते हैं जो यहाँ पर माना थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि नागोसी की वजह से यहाँ पर ताकेमिची ट्रैप के अंदर गिरा था। लेकिन ताकेमिची कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं, नागोसी हमेशा से ही इसी प्रकार का था, क्या तुम्हें नहीं पता? लेकिन वो फिर भी कहती है। तभी ताकेमिची कहता है, माना और यूरी तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए। वो दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं और फिर हंसने लगती हैं। वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। आगे वो सभी को जल्दी जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि हम नागोसी और पूरी टीम को आगे जल्द से जल्द कैचअप कर लेते हैं, और वो आगे पीछे मुड़कर देखता है। तभी किसी चीज को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है पीछे एक लिजार्ड मैन मौजूद था। वो कहने लगता है ये क्रिएचर जो नागोसी और उसकी टीम फाइट कर रहे थे, उन्होंने इसे डिफीट करने के लिए फेल हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर मौजूद था। तभी वो जल्दी से मुड़ता है। हम देखते हैं वो यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। ताकेमिची यूरी को संभलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पीछे मॉन्स्टर था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यूरी इस चीज को नहीं देख पाती। जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है, जो लिजार्डमैन कमांडर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो यूरी थी वो उतने फास्ट तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती, बल्कि माना भी उसे थोड़ा देखने के लिए मुड़ती है। लेकिन जब वो पलक झपकाती है उसके सामने से ताकेमिची गायब हो जाता है, और वो बहुत ही स्पीड यूरी को बचाने के लिए पहुंच जाता है, और लिजार्डमैन के अटैक को वो खुद ही डिफेंड कर लेता है। उसे बहुत पीछे धकेलने के कारण, उसे अपने सामने देखने के कारण जो यूरी होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ताकेमिची, लेकिन तभी माना थी वो कहती है कि तुम इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वह अपने स्वॉर्ड की मदद से उस लिजार्डमैन को मार देती है, और जो ताकेमिची था वो उसे देखता है कि वो मरा है कि नहीं, और जो यूरी है उसे बचा लेते हैं। माना कहती है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। तभी यूरी ताकेमिची के पास आ जाती है, और उसके पास आने के बाद कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ताकेमिची को। ताकेमिची कहता है, नहीं नहीं कोई भी जरूरत नहीं, ये तो अच्छी बात है कि मैंने टाइम पे आकर तुम्हें बचा लिया। जो माना होती है वो उन दोनों को बड़े ही अलग तरीके से देख रही थी। जो यूरी थी वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन तभी माना कहती है, एनीवे तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुमने जो उसके अटैक को इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से रिएक्ट कैसे किया? अभी क्या अभी वह ताकेमिची से पूछ रही होती है। ताकेमिची बताता है, मैं यहाँ पर किसी काम आ सकता हूँ, और वैसे भी मैं अभी और ज्यादा समय तक एक डेड वेट बल्कि नहीं रह सकता। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। तभी कुछ समय बाद हमें 5th टावर में दिखाया जाता है, मतलब कि मैजिक टावर के 5th फ्लोर पर वो लोग जा रहे थे। जो माना और यूरी थी वो बात करते जा रहे थे। ताकेमिची अपनी चीजों को देखता है। वो बताता है कि जो ह्यूज अमाउंट का पॉइंट है वो मेरी स्किल्स में जुड़ गया है, जो कि लिजार्डमैन कमांडर को मारने के कारण था। उसकी लेवल 8 से लेवल 10 पर पहुंच जाता है। उसकी एचपी को 40 पॉइंट बढ़ा दिया जाता है। अटैक पावर +2 पॉइंट हो जाती है, और साथ ही में उसकी 1% कुछ चीज़ों को और बढ़ा दिया जाता है। वो कहता है कि जो मेरी लेवल्स हैं वो ट्वाइस यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए शॉक्ड था। वो कहता है मेरे जो स्टेटस तो इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि लेवल अप होने के कारण है। वो बताता है कि जो लेवल अप है वो किसी भी प्रकार के ब्लफ और डिबफ में नहीं आता। इस कारण से वो इन्वर्जन स्किल है उसके किसी भी अफेक्टेड में नहीं आता। इसी कारण जो इन्वर्जन स्किल है वो मेरे किसी भी इस प्रकार के मतलब कि अटैक पर पॉइंट है उन्हें टारगेट नहीं कर सकती। तभी वो कहता है, अगर मैं और बारे में सोचूं, जो मेरे यहाँ पर अटैक की पावर बढ़ी है वो कोई यहाँ पर ज्यादा कम नहीं है। वो इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो बस +2 ही पॉइंट हुआ। वो बताता है, मैंने इतने ज्यादा मॉन्स्टर के बारे में सोचा। माना और यूरी अपनी ही चीजों में लगे हुए थे। हम देखते हैं इतने ज्यादा मॉन्स्टर को मारने के बाद भी उसकी पावर कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी थी, बल्कि जो लेवल अप पॉइंट थे वो ही अकेले बढ़े थे। वो बताता है जो कॉम्बिनेशन डेथ पेनल्टी और इन्वर्जन का है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इस कारण से वो कहता है जो स्किल सीरियसली ओवर पावर्ड हो जाती है, और वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था इस चीज को देखने के। अभी यूरी कहती है कि ताकेमिची जरा सामने देखो। हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर के रूम पे आ जाते हैं, जो कि 5th फ्लोर का मिड बॉस रूम था। तभी जो माना होती है वो कहने लगती है कि यहाँ पर जो हार्मिस के टावर मैजिक टावर होते हैं उन्हें प्रेडिक्ट किया गया है उनके अंदर 10 फ्लोर्स होते हैं, लेकिन जो टावर का मिडिल पार्ट है वो अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, इसलिए यही इसका फाइनल फ्लोर हो सकता है। यूरी और जो मैं थे वो मैं ही 2 लोग थे जिन्हें इस डंजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था। लेकिन तब हम जब लोग वापस आते हैं 1st फ्लोर पे फाइट को प्रिपेयर करने के लिए, जो नागोसी था वो हमें कैच कर लेता है, और इसी चीज को सोचने के बारे में ही मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है। और वह ताकेमिची के ऊपर चिल्ला रही थी। जो वो यूरी थी उसे काम डाउन करने की कोशिश की थी, और वो कहती है तुम एक अच्छी लड़की, तुम्हें यहाँ पर शांत हो जाना चाहिए। हम देखते हैं वह कुत्तों की तरह भौंक रही थी, और यहाँ पर ताकेमिची भी इसी बारे में सोच रहा था। आगे ताकेमिची कहता है, नागोसी और जो बाकी सब हैं वो यहाँ पर आगे ही होंगे, हम उन्हें जाकर कैचअप कर सकते हैं। वो कहने लगता है कि भले ही हमारे पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, और अगर हम किसी भी स्ट्रेटेजी को क्यों ना अपना ले, लेकिन जो मिड बॉस रूम होता है उसे यहाँ पर सीरियसली लेने की जरूरत है। और वह बॉस रूम को खोल देते हैं। अंदर जाते ही उन्हें यहाँ एक बंदा उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसे वह देखते हैं कि वह सीधे देखभाल से जाकर तकड़ा जाता है। वो
वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से शॉक्ड लग रहे थे। जो बंदा था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी हम नागोशी को देखते हैं, जो इन लोगों को देखता है वो कहता है ताकुमिची तो तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो। वो कहता है कि जरा तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम में और हम में यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो बताता है जो मिड बॉस रूम है, जो यहाँ पर इस रूम को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं इसे कितनी आसानी से डिफेक्ट कर सकता हूँ। हम बॉस को देख, जो कि यहाँ पर एक ऑर्क था, वो नागोशी के ऊपर अटैक कर देता है। नागोशी भी फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन जो ताकेमीची था वह उसे चिल्लाता है, लेकिन नागोशी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न की कोई भी जरूरत नहीं, संबल लाइक यू, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कमजोर है। हम देखते हैं वह उसके अटैक को हेड ऑन ले लेता है, क्योंकि उसके पास जो शील्ड मौजूद थी वो कि एक यूनिक आइटम था। वो शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उस वजह से वह मॉन्स्टर के अटैक को भी रोक लेता है। वो कहने लगता है इस तरीके के जो अटैक है वो मेरी जो शील्ड है उसके आर पार भी नहीं हो सकते। और उस अटैक को डॉज करने के बाद भाई कहता है कि यहाँ पर पहले जो फाइट हुई थी यहाँ पर लिजार्ड मैन के साथ, मैं तो यहाँ पर ज्यादा नंबर होने के कारण सरप्राइज अटैक उन्होंने ज्यादा किए थे, इस कारण से मैंने अपने गार्ड को सरप्राइज अटैक के कारण डार्क डाउन कर दिया था, इस कारण से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अगर बात एक हेड ऑन हेड फाइट, वो भी 1 on 1 फाइट की आती है, तो यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और यहाँ पर तो मेरे हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे अपनी शील्ड पर काफी ज्यादा भरोसा था और आगे भाई ताकेमीची से कहता है कि तुम कहीं और नहीं दे सकते, मैं तुम्हें अपने बीच का जो क्लियर डिफरेंस है वो बताने वाला हूँ। और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट हो जाती है। जो बॉस था वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। नागोशी कहता है कि तुम जैसा जो स्मॉल फ्राई है, मैं उसे बताऊंगा कि जो ओरिजिनल पावर होती है वो कैसे होती है। आगे हम यूरी को देखते हैं, भाई एक बंदे से कह रही होती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हमने समाओ मैंने अपने आप को बचा कर रखा है, लेकिन जो नागोशी सामा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इवन दो मैं भी पावरफुल हूँ, लेकिन मैं एक ही अटैक के कारण इतने दूर उड़ के आ चुका हूँ, लेकिन वो गाय अकेले ही उस बॉस के सारे अटैक को झेल रहा है और उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी नागोशी को देखते हैं, वो कहने लगता है तुम ताकेमीची कहीं और नहीं देख सकते, तुम्हें मुझे ही देखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पावर को जो बताने वाला हूँ। बॉस मॉन्स्टर की और उनकी फिर से पढ़ाई होती है, जहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर यूज हो रहा था, पूरी प्लेस यहाँ पर टूट रही थी। ताकेमीची इसी चीज को देख रहा था, लेकिन जो नागोशी था हंसते हुए उस मॉन्स्टर से यहाँ पर फाइट कर रहा था। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और भी ज्यादा पावरफुल अटैक से नागोशी के ऊपर अटैक करता है। वो बहुत सारे अटैक को करता है, लेकिन नागोशी अपनी शील्ड की मदद से उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। वो बताता है जो मिड बॉस रहता है उसकी पावर काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी जैसी जो पावर है वो मेरी यहाँ पर जो शील्ड है वो ऑटोमेटिकली उस अटैक को ब्लॉक कर सकती है। और इस तरीके की जो चैलेंज है नागोशी के लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे लिए आसानी से विन हो सकती है। और हम देखते हैं वो बॉस मॉन्स्टर से ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। वह अपने तीनों के ग्रुप के साथ बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही यहाँ पर हैंडल कर रहा था। जो ताकेमीची था उनको देखकर सोचने लगता है कि एक जो आइटम है तुमने मैजिक टॉवर के बॉस से रिसीव किया है, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा, क्योंकि वो उसकी जो पावर है वो एक यूनिक इक्विपमेंट के कारण बढ़ जाती है। वो बताता है नागोशी की जो पर्सनल स्टेटस है वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि उसकी पूरी टीम ही बकवास है। वो बताता है लेकिन उसके पास जो शील्ड मौजूद है वो एक यहाँ पर परफेक्टली इक्विपमेंट है, जो कि मिड बॉस के समय यहाँ पर काफी अच्छे से उनके अटैक को डिफेंड कर सकता है। जो बॉस था अभी भी उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन नागोशी अभी भी हंसते हुए उनके सारे अटैक्स को यहाँ पर आसानी से ब्लॉक कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स हैं वो काफी ज्यादा प्रिटी अच्छे हैं, लेकिन मेरी शील्ड के सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अटैक को डॉज करने के बाद वह अपने टीम मेंबर से बोलता है अभी हमारा समय है अटैक करने का, और वह मिलकर जो मिड बॉस होता है उसे मारने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद हम देखते हैं बॉस की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और फाइनल ब्लो देने के लिए नागोशी उसके ऊपर जंप करता है और कहता है अब हमारी बारी है, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अपने सिर को नीचे झुकाने के कारण वह अपनी शील्ड की मदद से उसके सिर पर ही अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। जो डीमन था वो उसे नहीं रोक पाता और जो ऑर्क लॉर्ड था वो फाइनली मारा जाता है। तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है ताकेमीची तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जो हमारी चैलेंजर की जो ट्रू पावर है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। वो खुद की यहाँ पर तारीफ किया जा रहा था। तभी ताकेमीची हंसता है और कहता है बेल मैं यहाँ पर ट्रूली अंडरस्टैंड कर चुका हूँ कि जो यहाँ पर यूनिक इक्विपमेंट की पावर होती है वो सच में काफी ज्यादा होती है, लेकिन जो यहाँ पर नागोशी था वो अभी भी अपनी ही पावर की बढ़वाई करते जा रहा था। वो कहने लगता है तुम्हारे जैसे जो स्मॉल फ्राइज होते हैं वो इस तरीके के मिड बॉस को कभी भी टेक डाउन नहीं कर पाएंगे। हम माना को देखते हैं, वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। यूरी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। नागोशी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता भी नहीं कि जो ग्रोट नागोशी सामा है तुम्हें उसकी पावर को यहाँ पर अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए। तभी उसके पीछे जो एक बंदा था वो कहने लगता है नागोशी सामा जरा तुम्हारे पीछे देखो। नागोशी
कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है। वह बंदा कहता है कि पीछे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं लगता। तभी वो सारे के सारे लोग पीछे की चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक जो क्रेट चेस्ट होती है वो ओपन हो जाती है। तभी नागोशी सभी को हटाते हुए कहता है मूव हो जाओ, इस चीज़ को तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली जो सुपर रेयर आइटम है उससे के साथ मिलने वाला है। और वो उसी साइड जाने लगता है और वो उसके पास पहुंचने के बाद वो कहने लगता है ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी चेस्ट है, जो कि यहाँ पर एग्निस मैग्निस उसकी जो शील्ड होती है उस समय मिली थी। इस बात को सुनने के जो ताकेमिची था उसके मन में सारी यहाँ पर ख्याल आ जाती हैं, जबकि उसे यहाँ पर गोल्ड लेवल का रेयर स्टोन मिला था। किस तरीके से वो सारा का सारा लोगों को लालच देने के लिए था और वो सारा का सारा ट्रैप करने के लिए बनाया था। उसे पूरी मेमोरी याद आ जाती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि एक यूनिक आइटम को कंटेंट करने के लिए एक इम्प्रेसिव चेस्ट की जरूरत होती है, जो कि रिवार्ड 5th फ्लोर मिड बॉस का है। तभी वो नागोशी से रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन भाई नहीं रुकता। वो कहता है कि हमने अपने जो गार्ड है उसे डाउन कर दिया और भाई करना चाहते हुए भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कहने लगता है एक मोमेंट के लिए हम सभी लोग यहाँ पर भूल चुके थे कि जो टावर होता है वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसके अंदर इतने ज्यादा ट्रैप्स बनाए गए हैं जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हम नागोशी को देखते हैं, उसने चेस्ट को खोल दिया था लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन उस वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन बनने लगता है, पूरे में येलो लाइट छा जाती है। सभी लोग कंफ्यूज थे, वो कहने लगते हैं क्या चल रहा है, लेकिन पूरे प्लेस को लाइट कवर कर लेती है और वो लोग किसी और ही जगह पे आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार हम लोग कहाँ पे हैं। ताकेमिची भी यही कह रहा, माने कहने लगती है कि ये तो मुझे मिड बॉस रूम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी जो नागोशी था वो कहने लगता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ताकेमिची कहता है नागोशी था वो कहने लगता है ये प्रेशर जो कोई रूम से आ रहा है वो मुझे यहाँ पर उसी फीलिंग को दे रहा है जो मैंने उस प्लेस से महसूस की थी। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। ताकेमिची कहने लगता है कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तभी नागोशी बताता है कि मैं मैजिक टावर के टॉप फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग यहाँ पर शॉक्ड थे, क्योंकि वहां से बहुत ही ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी। बहुत सारे जो माना के सर्कल थे वो बने हुए थे और हमें वहां पर किसी को बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी और बोर और कोई नहीं बल्कि टॉप फ्लोर का मिड बॉस मतलब कि फाइनल बॉस था। हम देखते हैं उसकी हाइट काफी ज्यादा बड़ी थी, वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो समझ जाते हैं कि वो फाइनल बॉस रूम में यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता आगे उनके सामने क्या होने वाला है। उनकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बॉस और मॉन्स्टर से फाइट कर सके, क्योंकि उन्हें मिड बॉस से फाइट करने में ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। आगे क्या होता है वो हमें पार्ट 2 में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए हम कम से कम 2000 लाइक टारगेट को यहाँ पर रखते हैं और कमेंट में आपको 1000 कमेंट्स तो जरूर करनी है कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर से कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।